शारदा आगे आगे और प्रसाद पीछे से छतरी लेकर आ रहे होते हैं। मेरी बात मानो शारदा, तुम्हारे भाई गुरु वो खेत नहीं खरीदने वाला। पहले एक बार वो हमारी जमीन खरीदने आए थे और बातों से पूरा भरोसा भी दिया था, पर उस वक्त हमें पैसों की जरूरत नहीं थी तो हमने जमीन बेची नहीं उन्हें। अब पैसों की जरूरत है हमें, इसीलिए तो हम गुरु भैया के घर पे जा रहे हैं। वो ठीक है शारदा, पर तुम्हारे भाई के बिजनेस मेंटालिटी के बारे में तो पता है। कब आप उनके बारे में कुछ अच्छा बोलते हो? हाँ, जब देखो तो उनकी बुराई करते रहते हो। चाहने से ही कुछ मिल नहीं जाता है। अगर मेरे भाई गुरुमूर्ति ने ये जमीन नहीं खरीदी ना तो देख लीजिएगा, आप मेरे हाथ में आज पापड़ बन जाएंगे। अच्छी बात कह रही हो शारदा, तुम्हारे गुरु भैया अगर नहीं खरीदे तो उसमें मेरी गलती, और नहीं तो क्या सब आपकी गलती। कहकर शारदा आगे चलते हुए जाती है और पीछे पीछे प्रसाद छतरी पकड़ के चलते हुए आते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही शारदा और प्रसाद दोनों ही गुरुमूर्ति के घर पहुंच जाते हैं। क्या बात है प्रसाद, शारदा को लेके मेरे घर आए? अगर आप ठीक से घर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन किसको कहाँ लेकर आया। अगर मैं ठीक से ना भी देखूं तो भी आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि मेरी बहन शारदा ही आपको यहाँ पर लेकर आई है। भगवान का शुक्र है मैं बच गया। क्या हो गया बहन, जीजाजी को लेकर तुम इतनी दूर आ गई? वो ढेर के पास में जो खेत है ना, उस बारे में हम बात करने आए हैं भैया। उस बारे में अब क्या बात करना बहन, जब मैंने पूछा था तुमने जमीन बेची नहीं, अब तुम लोग लगता है उसी जमीन को बेचने आए हो, पर अब मैं नहीं खरीद सकता। ये सुनते ही शारदा का मुंह बन जाता है और दुखी होकर वो कहती है, लेकिन भैया जैसा उस वक्त आपने कहा था, हम 1 लाख रुपए के नीचे ही जमीन देने को तैयार है। नहीं नहीं बहन, चाहे तुम कितनी भी नीचे आ जाओ, पर मैं ये जमीन नहीं खरीदने वाला। और इस बारे में ज्यादा बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब इतनी धूप में आई हो तो चाय वाय पी के तभी लौट के जाना। भैया हम आशा लेकर आए थे कि आप जमीन जरूर खरीद लेंगे। चाहे तुम कितनी भी आशा लेकर आओ ना क्यों, मैं नहीं खरीद सकता। मैं अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। शारदा, तुम्हारे भैया हमें जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ रुक के उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। प्रसाद के इस तरह से कहने पे शारदा बिना कुछ कहे चारों तरफ देखती है और घर के तरफ जाने लगती है। पीछे पीछे प्रसाद चल के आते हैं। क्या हुआ शारदा, चारों तरफ क्यों देख रही हो? बस देख रही हूँ, आपके जैसा कोई छोटा और मोटा लाठी मिल जाए तो। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताइए, मैं उससे आपका पापड़ बनाती हूँ। अरे मैं क्यों बोलने जाऊँ? बातचीत करते हुए शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। घर के सामने ही बेंच रखा हुआ था, वो जाके वहाँ पे बैठते हैं। बहू अनामिका उन दोनों के लिए छाछ लेकर आती है। माँ जी छाछ पीजिए, धूप से आप लोग आए हैं। अनामिका के कहने पे शारदा और प्रसाद दोनों ही छाछ पीने लगते हैं। बहू बेटा आया क्या? अभी तक नहीं माँ जी। उसने फोन करके कुछ बताया क्या? बताया है माँ जी, उनके आने में 1 घंटा और लगेगा। अब जब काम पे गया है कितना ही जल्दी लौट पाएगा? इस बारे में उनसे पूछा नहीं, चाहे कुछ भी हो वो लौट के तो आएंगे ना, तब हम बैठकर अच्छी तरह से डिटेल में उनसे पूछ लेंगे। हाँ बहू, क्यों बेटे को इस तरह का सवाल करना? इस तरह से सवाल करने से वो भी परेशान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कूलर चला दिया है माँ जी, कूलर में वो आराम से सो रहे हैं। वो कह ही रही थी कि तब तक रमेश घर लौट आता है। बहू बेटा आ गया है, जाओ छाछ लेकर आओ। छाछ नहीं चाहिए अनामिका, जाके फ्रिज से ठंडा पानी ले आओ। अभी लेकर आती हूँ जी। फिर रमेश जाके खाली चेयर पे बैठ जाता है। अनामिका जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल लाके उसे देती है। वो पीने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद, बेटा रमेश जो काम के लिए गए थे क्या हुआ? क्या और होगा माँ, शून्य पे आके रुक गया। इसका मतलब जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा था पैसे इकट्ठा कर देंगे, वो करके नहीं दे पाए? हाँ माँ, बिना झिझक के वो मेरे मुंह पे कह दिए। अगर मैं खाना चाहता हूँ तो वो मुझे पेट भर के खाना खिलाएंगे, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे सकते। तो क्या खाना खा के आ गए बेटा? हाँ, जाके दोनों खा के आइए। पैसे कैसे इकट्ठा करना है उस बारे में तो सोचना ही नहीं है, बस आपको खाने का पड़ा है।
शारदा, पैसे और पैसे, दिन भर बस तुम इसी बारे में सोचती रहो। खाने का व्यापार शुरू करने के लिए हमें पैसे चाहिए, पत्ते डाली ये सब नहीं चाहिए। शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद चुप हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। माँ जी, आप और पिताजी गुरुमूर्ति मामा के यहाँ गए थे ना, उन्होंने क्या कहा? वो हमसे खेत खरीदेंगे क्या? नहीं बहू, जब वो खरीदने के लिए आए थे हमने नहीं बेचा। अब हम बेचना चाहते हैं तो वो खरीदना नहीं चाहते। फिर तो माँ जी हम खाने का व्यापार नहीं शुरू कर सकते। देखो बहू, खाने का व्यापार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? तुम अपने मायके से तो नहीं ला सकती, और बेटा भी गया था दोस्तों से मांगने, वहाँ से भी खाली हाथ लौट आया। फिर तो लगता है ये खाने का व्यापार मेरा सपना का सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत सोचो बहू, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। पर कैसे माँ जी? हमें उस ढेर के पास वाले जमीन को बेचना ही पड़ेगा। तुम और बेटा खेत के पास जाओ और लोगों से बात करके उस खेत को अच्छे भाव में बेच आओ। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनामिका और रमेश उस बड़े से ढेर के पास की जो जमीन थी वहाँ पे जाते हैं। घास फूस और तार के पेड़ से भरा हुआ था वो जमीन। देख के लग रहा था कि कोई काम का ही नहीं है। ऐसा देखकर कौन जमीन आके खरीदेगा? माँ कह रही थी कि जेसीबी बुला के ये सब साफ सुथरा करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। आपने देखा है आज तक कभी माँ ने कहा हो कि उनके पास पैसे हैं? कभी नहीं कहा है। उनके पास कभी पैसे ही नहीं होते हैं, इसीलिए वो पैसे की बात कर ही नहीं सकती। इस तरह कह के वो तार के पेड़ के तरफ देखने लगती है। अचानक से अनामिका की नजर पड़ती है। अजी, ये सब ताड़ गोला फल है ना? हाँ अनामिका। अगर ऐसी बात है तो हम ताड़ गोला बिरयानी बना सकते हैं। क्या कह रही हो अनामिका? अब से तुम ताड़ गोला बिरयानी बनाने का सोच रही हो क्या? सुन के ही बड़ा अजूबा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमें ताड़ गोला बिरयानी बनाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी। मैं तो ये सब लेकर जाने वाली हूँ। आप पेड़ पे चढ़ जाइए और एक एक करके सब ताड़ गोला तोड़ के ले आइए। मैं बैलगाड़ी में इन्हें रख के घर ले जाऊंगी। अभी? हाँ जी, अभी के अभी। कोई और चारा नहीं? कोई चारा नहीं। आप जा रहे हैं या खुद मैं जाके काट के ले आऊं? ठीक है, मैं जाके काट के ले आता हूँ। तुम थोड़ा आगे जाओ और जाके देखो कोई बैलगाड़ी दिख रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है जी। अनामिका वहाँ से आगे बढ़ के थोड़ी दूर जाती है। फिर वहाँ से चंदन, जो कि खेत के पास ही था, उसकी बैलगाड़ी लेके ताड़ के पेड़ के पास लौट आती है। उधर रमेश लंबी सांसें ले रहा था। उसने सारे ताड़ को पेड़ से काट के नीचे रखा हुआ था। देख लिया ना भाई साहब, अब बताइए कितना लेंगे घर पहुँचाने के लिए? अब मुझे पराया मत सोचो बहन, प्रसाद जी मेरे बहुत करीबी है। मैं पैसे ले सकता हूँ क्या? मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। घर पे बच्चे हैं, उनके लिए ताड़ दे देना बस। ठीक है भाई साहब, जरूर दूंगी। मैं इससे बिरयानी बनाकर बेचने वाली हूँ। बच्चों के लिए जरूर ले जाइएगा, उन्हें ताड़ गोले का बिरयानी खिलाइएगा। ठीक है माँ। फिर चंदन का सहारा लेते हुए अनामिका सारे ताड़ गोले को लेकर घर पहुँचती है। देखते ही शारदा खाने के बारे में सोचती है और मन ही मन खुश हो जाती है। अरे बहू, सोचा नहीं था ताड़ गोले खाने का जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। माँ जी, ये सब खाने के लिए नहीं है, मैं इनसे ताड़ गोला बिरयानी बनाकर बाजार में बेचने वाली हूँ। क्या कह रही हो बहू? तुम ताड़ गोला बिरयानी बनाओगी? इस तरह का बिरयानी कोई खाने आएगा क्या? ये सब मैं अब झेलने वाली नहीं हूँ। अगर आपको खाना है तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहा? मेरे ही नाम के खेत में जहाँ ताड़ के पेड़ निकले, उसी पेड़ के ताड़ गोला खाने के लिए अब पैसे देने होंगे? नहीं तो मैं आपको नहीं देने वाली। अनामिका की बात सुन के शारदा मुंह ऐंठ के वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका खेत से तोड़ के जो ताड़ गोले लेकर आई थी, उन ताड़ गोले से बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाती है। 2 दिनों के अंदर ही गरीब बहुरानी अनामिका का ताड़ गोले के बिरयानी के बारे में सभी को पता चल जाता है और सभी लोग उसके दुकान में आने लगते हैं। अनामिका का बनाया हुआ ताड़ गोले की बिरयानी लोगों को इतना पसंद आता है कि लोग उंगलियां चाटते चाटते उसकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे अनामिका ताड़ गोले का बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देती है और उससे वो ढेर सारा पैसा कमाती है।
जिससे बाद में वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोपहर का वक्त था। सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाला घंटी बजाते हुए गली से आगे जा रहा था। हरीश और भव्या बाहर खेल रहे थे। उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है। भैया आइसक्रीम। हाँ बहन, आइसक्रीम। फिर देर किस बात की भैया, चलो मम्मी के पास चलते हैं। इस तरह कहकर अनामिका जो बिस्तर पे सो रही थी, दोनों उसके पास आते हैं। मामा उठो ना। उठो मम्मी, नहीं तो आइसक्रीम बेचने वाले अंकल चले जाएंगे। इस तरह जोर से कहने पे अनामिका हड़बड़ा के उठ के बैठ जाती है और पूछने लगती है, क्या हो गया बच्चे, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों उठाए? आइसक्रीम बेचने वाले अंकल चले जा रहे हैं, पैसे दो ना माँ। मैं और बहन जाके अंकल से आइसक्रीम ले आएंगे। दो ना मम्मी, आइसक्रीम वाले अंकल चले जाएंगे। ओफो, वो टीवी टेबल के पास पैसे रखे, जाके पैसे ले लो और एक एक आइसक्रीम खरीद लो और दोनों लड़ाई मत करना, ठीक है? अनामिका के कहने पे हरीश और भव्या टेबल के पास जाते हैं। वहाँ से वो पैसे ले लेते हैं। फिर घर से भागते हुए निकल के वो आइसक्रीम वाले के पास रोड पे जाते हैं और पैसे देकर आइसक्रीम लेने लगते हैं। मुझे 2 आइसक्रीम दीजिए, एक मेरे लिए, एक मेरी बहन के लिए। फिर 2 आइसक्रीम लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे हरीश और भव्या जब आइसक्रीम खा ही रहे थे, तभी हरीश का दोस्त निहान कार से उसी रास्ते से जा रहा था। हरीश को देखकर वो अपनी कार वहीं पे रोकता है। हाय हरीश। हाय, इधर से तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, एक हफ्ते से मैं बीच पे ही खेल रहा था, अब मैं घर जा रहा हूँ, घर पे जाके आराम करूँगा। निहान की ऐसी बातें सुन के हरीश उत्साहित होके पूछने लगता है, लेकिन तुम बीच में कैसे खेले? यहाँ तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। हरीश की ऐसी सरल बातें सुनकर निहान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हरीश, बीच गांव में नहीं, समुंदर में होता है। बाप रे, समुंदर में बीच होता है? हाँ भव्या, वहाँ बहुत ठंड होती है, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। आज तक जब भी गए हैं माहौल ठंडा ही रहा है। जब समुंदर का पानी आके पैरों तक छूता है ना, तब ना बड़ा मजा आता है, एक अद्भुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है बीच में क्या? हाँ हाँ, वहाँ पे हम घर बना सकते हैं, चिड़ियों का घोंसला होता है, तरह तरह के आइसक्रीम मिलते हैं वहाँ, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। असल में बीच का खाना ही बहुत स्वादिष्ट होता है। हम मिट्टी में बड़े मजे से खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। हम पूरे परिवार बीच जाते हैं और बड़े मजे करते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, काफी थक गया हूँ, चलो चलता हूँ। ऐसा कहकर निहान वहाँ से चला जाता है। बहन, हम भी माँ पिताजी से बात करेंगे और कहेंगे बीच चलने के लिए। ठीक है भैया। इस तरह हरीश और भव्या बातचीत करते हुए आइसक्रीम खाते खाते घर लौट आते हैं। उधर अनामिका जाके फूलों के बगीचे के बीच में एक बेंच के ऊपर बैठती है। उसके पास दोनों बच्चे आते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद तुम दोनों के पेट ठंडे हुए कि नहीं? माँ, मेरा दोस्त निहान बीच पे गया था, वहाँ से बड़ा मस्ती करके आया। जिनके पास पैसे होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं बेटा, पर हम नहीं जा सकते। नहीं माँ, हम जरूर जा सकते हैं। कभी भी किसी भी गर्मी की छुट्टियों में आप हमें कहीं लेकर नहीं गए, इस बार आप हमें बीच पे ले जाएंगी। देखो बच्चे, बीच का मतलब देखने में बहुत बड़ा है और यहाँ से काफी दूर भी है, इसलिए हमारे जैसे लोगों को वहाँ जाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अभी मैं जो भी कुछ कहूँ क्यों ना, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम फिर कभी चलेंगे, अभी तुम लोग जाके खेलो। प्लीज माँ, हमें एक बार बीच ले चलो। हाँ माँ, मुझे भी एक बार चलना है माँ। हरीश भव्या अच्छे बच्चे हैं ना, मैं जो कहती हूँ वही सुनते हैं। ऐसा नहीं माँ। बच्चे, हम फिर कभी चलेंगे, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। इस तरह अनामिका के कहने पे बच्चे दुखी होकर शारदा जो टीवी देख रही थी उनके पास आ जाते हैं। दादी, इस गर्मी में हम चलिए ना बीच चलते हैं। बच्चे, बीच जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, वहाँ क्यों जाना, पड़ोस के गांव में तुम्हारी नानी का घर है, वहाँ चलेंगे। वहाँ हरे हरे पेड़ है, छोटा सा तालाब है, भैंस है, कितने तरह तरह के आम, जामुन, कटहल के फलों के पेड़ हैं।
हर गर्मी की छुट्टी में हम तो अपने नानी घर ही जाते हैं दादी। इस बार हमें बीच ले चलिए ना। बीच विच कहीं नहीं, अगर तुम्हें अपनी नानी का घर जाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए वहाँ भेज दूंगी। इस तरह कहने पे भाई बहन दोनों के ही मुंह लटक जाते हैं। बहन, दादी तो नहीं मानने वाली, चलो दादाजी से पूछते हैं। इस तरह कह ही रहते कि तब तक प्रसाद बाहर से घर के अंदर आते हैं और आके बैठते हैं। आ गए दादाजी, मैं और बहन आपका आने का ही इंतजार कर रहे थे। मेरे इंतजार में? पर क्यों? इस गर्मी में हम बीच जाना चाहते हैं दादाजी। ये बीच ऊच की बातें जाके दादी से कहो, अभी अभी मैं लौटा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। इस तरह से कहने पर दोनों बच्चे दुखी होकर बाहर निकल आते हैं। दिन निकल रहे थे, अब बच्चे नखरा करने लगे कि अगर बीच नहीं ले गए तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। माँ जी, बच्चे 2 दिन हो गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी तक नहीं पिए। आप लोग बच्चों को समझाइए ना जरा। फिर सभी लोग एक साथ बच्चे जहाँ दुखी होकर बैठे थे उनके पास जाते हैं। सभी लोगों ने मिलकर समझाया कि वो बीच में अभी नहीं जा सकते। सभी के बार बार समझाने के बाद भी बच्चे नहीं सुनते। वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं और खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बीच जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुन के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी से कूदने लगते हैं। फिर सभी लोग एक साथ रात का भोजन करते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बहू रानी और उसके परिवार बीच में होते हैं। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा वातावरण, वहाँ पे जितने लोग भी थे सभी लोग बीच में मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पे लहरें आ रही थी, जा रही थी। उन लहरों में हरीश और भव्या खुशी खुशी खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद अनामिका जाके बालू के ऊपर बैठ जाती है और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है। हरीश, भव्या, तुम दोनों इधर आओ तो। क्या हुआ माँ? यहाँ आके बैठो, हम यहाँ चिड़िया का घोंसला बनाएंगे। चिड़िया का घोंसला? हाँ बेटा, सिर्फ उतना ही नहीं, हम घर भी बनाएंगे। तो क्या माँ, मैं और बहन घर बना सकते हैं? हाँ माँ, मैं और भैया घर बनाएंगे यहाँ, और आप और पिताजी दूसरी जगह जाके घर बनाएंगे। चाहिए? ठीक है बच्चे। इतना कहकर अनामिका शारदा के पास चली जाती है। इस बीच में अगर सास बहू के बीच दौड़ प्रतियोगिता लगाया जाए तो कौन जीतेगा? मैं जीतूंगी, और क्या। हाँ पिताजी, माँ जी ही जीतेंगी। ऐसा नहीं है कि वो उस पत्थर तक जाना होगा, हम यहाँ से जहाँ तक देख सकते हैं और फिर वहाँ से वापस भी आना होगा। एक बात और, जो इसमें जीतेगा उसकी सेवा अगले को भरपूर तरीके से करना पड़ेगा। प्रसाद के इस बात पर शारदा भरपूर मंजूरी दे देती है। अनामिका ना चाहते हुए भी मंजूरी देती है। प्रसाद गिनती शुरू करते हैं। फिर सास बहू की दौड़ शुरू होती है और उस दौड़ में अनामिका जीत जाती है। अब क्योंकि बहू जीत चुकी है तो बहू रानी आराम से रानी जैसा बैठेगी और शारदा जाके बहू रानी के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आएगी, बिल्कुल नौकरानी की तरह। उसकी जरूरत नहीं पिताजी, छोड़िए ना। कुछ नहीं होगा बहू, अब जब करना ही है तो मजे से करेंगे। जरूरी है क्या माँ जी? कोई बात नहीं बहू। इस तरह से कहने पर अनामिका बैठने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शारदा रूल के अनुसार नौकरानी की तरह बनके अनामिका के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आती है। अनामिका भी महारानी की तरह उठाती है और कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। तब तक प्रसाद और रमेश समुंदर में तैरने के लिए चले जाते हैं। इस तरह बीच में एंजॉय करने पे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है ना बेटा? हाँ पिताजी। भले पैसे बर्बाद हुए हो, लेकिन ये गर्मी हमेशा याद रहेगी। सही कहा पिताजी, बच्चे ऐसे नखरा करने लगे कि उनकी वजह से हम भी आज बीच पे आ गए। इस तरह बात कर रहे थे और बाप बेटा समुंदर के पानी में तैर भी रहे थे। उधर तट पे बैठकर हरीश और भव्या अपने बालू से बने हुए घर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। भैया, हमारा ये बालू का घर बहुत अच्छा है ना? हाँ बहन, चलो हम माँ और दादी को यहाँ बुलाकर अपना घर दिखाते हैं। फिर वहाँ से वो भागते हुए सास बहू के पास जाते हैं। उन्हें जाकर अपनी मिट्टी के घर के बारे में बताते हैं। फिर सास बहू वहाँ से उठ के बच्चों के बनाए हुए घर को देखने के लिए आती है। बच्चों का बनाया हुआ घर बहुत ही सुंदर बना था। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं।
इस तरह बच्चों की जिद की वजह से बहू रानी और उसके पूरे परिवार अपनी गर्मियों के छुट्टी में बीच का मजा लेते हैं और फिर पूरी मस्ती होने के बाद सभी लोग एक साथ अपने गांव लौट जाते हैं। तो बच्चे, आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने के लिए गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक, नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।